नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला है। स्वामी ने शनिवार को ट्वीट कर कहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल क्या कभी इस बात के लिए देश से माफी मांगेंगे कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए किस तरह की गड़बड़ियां की हैं। स्वामी ने कहा कि इन दोनों अफसरशाहों को फ्री हैंड दिया गया क्योंकि मोदी अपने बराबर के कद वाले राजनेताओं पर भरोसा नहीं करते। उन्होंने कहा कि अब हम अपने सभी पड़ोसियों के साथ झगड़ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर भी सवाल उठाए। एक ट्विटर यूजर ने स्वामी से कहा था कि वे उन्हें सपोर्ट करेंगे अगर वे मोदी सरकार की गलती पर उनकी आलोचना करें, लेकिन उनका हर ट्वीट उनके खिलाफ ही होता है और इससे लगता है कि आप इसलिए मोदी के विरोधी हैं क्योंकि उन्होंने आपको वह मंत्रालय नहीं दिया जिसकी आपको ख्वाहिश थी। इसके जवाब में स्वामी ने कहा कि वो मोदी की आर्थिक और विदेश नीतियों के खिलाफ हैं और इस मुद्दे पर किसी भी जिम्मेदार शख्स से बहस करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग जगत पर बेहद तीखा हमला करते हुए कहा कि उनका कामकाज राष्ट्रहित के खिलाफ होता है। इसमें सबसे अधिक हमलावर वो टाटा समूह पर रहे। उन्होंने टाटा समूह का नाम लेकर उन पर हमला बोला। गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम में कंपनियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ अपनी कंपनी और अपने मुनाफे के बारे में सोचते हैं, उन्हें देश हित से कोई मतलब नहीं है। गोयल ने टाटा समूह के ढांचागत संरचना, रक्षा व एरोस्पेस विभाग के अध्यक्ष का नाम लेकर उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरा और मेरी कंपनी, हम सबको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। गोयल ने इसके आगे कहा कि आपकी जैसी कोई कंपनी एक दो विदेशी कंपनी खरीद ली तो इसका महत्व ज़्यादा हो गया और क्या देश हित कम हो गया। पीयूष गोयल ने टाटा समूह को चुनौती दी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अपना उत्पाद कोरिया या जापान में बेचकर दिखाए। उन्होंने इसके आगे कहा कि जापानी कंपनियां भारतीय उत्पाद नहीं खरीदती हैं क्योंकि वे राष्ट्रवादी हैं, लेकिन भारत की कंपनियां 10 पैसे के फायदे के लिए भी आयात कर लेती हैं। गोयल यही नहीं थमे। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो मीडिया में कई लोग हमें दकियानूसी कहते हैं, पिछड़ा हुआ बताते हैं। कोरिया व जापान में ऐसा कोई नहीं बोलता है। इस कार्यक्रम का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया गया था, लेकिन उसको डिलीट करवा दिया गया है। पैसे की कमी से जूझ रही कांग्रेस ने अपने सांसदों से कहा है कि वो पार्टी के खजाने में हर साल 50,000 रुपए दें। पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील बंसल ने पार्टी के खजाने को भरने के लिए तमाम बड़े कदम उठाने का ऐलान किया है। इसमें कॉस्ट कटिंग भी शामिल है। पवन बंसल ने कहा कि हमें खर्चे को कम करना है और वे एक एक रुपया बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सचिवों से लेकर राष्ट्रीय महासचिवों तक से इन कदमों को मानने की अपील की गई है। इन कदमों के तहत सचिवों से कहा गया है कि वे ट्रेन से यात्रा करें, जबकि ऐसे महासचिव जो सांसद भी हैं उनसे कहा गया है कि वे उन्हें मिलने वाले हवाई भत्तों का इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अब से हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देश की आज़ादी के 74 साल पूरे होने से एक दिन पहले मोदी ने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। मोदी ने कहा कि उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में ही हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे का ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। आज अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अफगान लोगों पर युद्ध नहीं थोपने देंगे। जो पिछले 20 सालों में कमाया गया है उसे खोने भी नहीं देंगे और लोगों की हत्या नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि आपके राष्ट्रपति के रूप में मेरा ध्यान अस्थिरता, हिंसा और विस्थापन को रोकने पर है। गनी ने कहा कि वो जानते हैं कि लोगों को अपने भविष्य की चिंता है। हालांकि गनी ने अपने संबोधन के दौरान तालिबान की उस मांग को लेकर कुछ भी नहीं बोला जिसमें उसने युद्ध विराम के लिए गनी के इस्तीफे की मांग की थी। इस्लामी कट्टरपंथी संगठन तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर की ही दूरी पर हैं। शुक्रवार को कंधार पर कब्जा करने के बाद तालिबान के लड़ाके लोगार प्रांत की राजधानी फूले आलम में दाखिल हो गए। ये बेहद खतरनाक स्थिति है क्योंकि लोगार काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ से राजमार्ग पर तेज रफ्तार से चलते हुए 2 घंटे में ही राजधानी पहुँचा जा सकता है। बता दें, तालिबान ने एक हफ्ते में 12 प्रांतों की राजधानियों पर नियंत्रण कर लिया है। अब तक कुल 18 प्रांतों की राजधानियों पर उसका कब्जा हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तालिबान से अफगानिस्तान में हो रहे हमलों को रोकने के लिए कहा, साथ ही चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान नियंत्रण से बाहर हो रहा है।
गुटेरस ने न्यूयॉर्क में संवाददाताओं से कहा कि यह आक्रामकता को रोकने का समय है, यह गंभीर बातचीत शुरू करने का समय है, यह अफगानिस्तान को लंबे गृह युद्ध से बचाने का समय है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ये रिपोर्ट्स देखकर भी परेशान हैं कि कैसे तालिबान अपने कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों पर गंभीर प्रतिबंध लगा रहे हैं, विशेष रूप से महिलाओं और पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगान लड़कियों और महिलाओं द्वारा कड़ी मेहनत से हासिल किए गए अधिकारों को उनसे छीने जाने की खबरों को देखना भयावह और तकलीफदेह है। पंजाब में प्रवेश के लिए अब लोगों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट या फिर पूर्ण कोरोना टीकाकरण सर्टिफिकेट जरूरी होगा। ये नियम सड़क, रेल या हवाई मार्ग से पंजाब में प्रवेश करने वाले सभी लोगों पर लागू होगा और अगर किसी के पास टीकाकरण सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है और वो हाल ही में कोरोना से उबरा है तो उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने ऐलान किया है कि वो CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि योगी जिस भी सीट से लड़ेंगे वो वहीं से चुनाव मैदान में उतरेंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश काडर के IPS अधिकारी ठाकुर को समय से पहले रिटायरमेंट दे दिया गया था। ट्विटर ने शनिवार को राहुल गांधी और कांग्रेस के बाकी नेताओं के हैंडल को अनलॉक कर दिया है। कांग्रेस ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सत्यमेव जयते कहा है। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा 5 बड़े नेताओं और कांग्रेस के हैंडल भी लॉक कर दिए गए थे। राहुल का हैंडल लॉक होने के मुद्दे को पार्टी जोर शोर से उठा रही थी। राहुल ने भी इस मामले में ट्विटर पर हमला बोला था। राहुल ने भी ट्विटर पर निशाना साधते हुए कहा था कि ट्विटर पक्षपाती है, ये न्यूट्रल नहीं है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।